जय हिंद, जय श्री राम। तो हमारी ज्योग्राफी की पूरी सीरीज चल रही है। आज हम आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 3 क्लास 7 की पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें से हमने क्लास 6 की पूरी कंप्लीट कर दी। आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं 8th की, 9th की। अब आज हमारा क्लास 7 की थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पास आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, ठीक है। इसके साथ साथ आप सभी के पास कॉपी पेन होना चाहिए। अगर कोई भी तैयारी कर रहा है यूपीएससी लेके, आपके एमपीपीएससी या फिर स्टेट लेवल की कोई सी भी तैयारी, और जो क्लास 7th में बच्चे हैं उनके लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी बदलती धरती यानी अवर चेंजिंग ऑफ द अर्थ। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, अवर इनसाइड द अर्थ। सबसे पहले आप बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ेंगे। तो अगर आप ये पहली बार वीडियो हमारी देख रहे हैं तो इसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपके प्लेलिस्ट में पढ़ा है, आप जाके वहां पास देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्थलमंडल होते क्या है। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित हैं, जिन्हें हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। द लिथोस्फीयर इज द ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ द प्लेट्स इज नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। ठीक है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण यह प्लेटें हमेशा गतिमान रहती हैं। ड्यू टू द मोशन इन द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ दिस प्लेट्स आर ऑलवेज मूविंग। हम बता दें कि जो हमारी पृथ्वी है उसके नीचे जो मैग्मा पाया जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी जो पृथ्वी है, अपने अर्थ क्रस्ट कोर मेंटल पढ़ा होगा, उसके नीचे आपके मैग्मा होता है। इसी मैग्मा कारण आप देखते होंगे होता है, निकलता है वहां से बाहर आके सूख जाता है, तो आपका पूरा क्या बन जाता है, रॉक में। हमने आपको पढ़ाया इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। तो जो हमारा मैग्मा है वो पृथ्वी के अंदर बिल्कुल मूवमेंट करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। जो ऊपर की प्लेट है वो क्या होती है, घूमती रहे, घूमने के कारण वो क्या होती है, एक दूसरे से दूर होने लगती है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि जो हमारी मोल्टेन मैग्मा है इनसाइड अर्थ, वो हमेशा क्या होता है, घूमता रहता है। फिर पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द मूव्स ऑफ द सर्कुलर मैनर। इसमें बिल्कुल सर्कुलर, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे आपके घूमता रहेगा, ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट करेगा। तो प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेस चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक। फिर देखते हैं स्थलीय मंडलीय प्लेट होते क्या है। सबसे पहले तो ये प्लेट, इंग्लिश में इसको कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ several large and some small rigid irregular shaped plate slabs which carry continent and the ocean floors। भूपर्वती में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागरीय सतहें टिकी हुई होती है। जैसे आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है, मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ। अर्थ अपना जो ये था, उसमें सबसे पहले एक प्लेट हुआ करती थी, ठीक है, चारों तरफ आपके सब हुआ करते थे। इसका अपडेटेड वर्जन आया, इस समय बीतता गया, फिर इसके बाद ये प्लेट क्या हुआ, दो पार्ट में आपकी टूट गई, ठीक है। बीच में आपकी एक सागर, 33 सागर आ गए। फिर ऐसे टूटता गया एक, फिर इस तरह से प्रेजेंट टाइम में 7 प्लेट्स आपके, मतलब आपकी टूटी, जिसमें कॉन्टिनेंटल है, और कुछ प्लेट में आपकी क्या है, ओशियनिक प्लेट्स, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। क्या आपको पता है कि लिथोस्फेरिक में हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, कितने फोर्सेस होते हैं। एक होता है एंडोजेनिक, एक होता है एक्सोजेनिक, ठीक है। एंडो मतलब आपके अंदर जो होता है, पृथ्वी के अंदर जो मैटर होगा वो आपका एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाएगा। जो आपको पृथ्वी के बाहर होगा वो आपका एक्सोजेनिक कहलाएगा, ठीक। सबसे पहले देखते हैं कि जो आपकी अर्थ होती है, अर्थ के जो अंदर पार्ट में होगा, ठीक है, मेंटल क्रस्ट के अंदर जो वाला पार्ट में हो, तो अगर उसमें कुछ फोर्सेस लगेगा वो आपको एंडोजेनिक कहलाएगा। और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो आपके अर्थ के बाहर जो फोर्सेस लगेंगे वो आपकी क्या कहलाएगा, एक्सोजेनिक। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें आंतरिक कहते हैं। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नोन ऑफ द एंडोजेनिक फोर्सेस। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनक कहते हैं। द फोर्स वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज द एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंडोजेनिक फोर्स में कौन सा आता है, एक्सोजेनिक फोर्स में आता है सबसे पहले आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। इसमें भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ठीक है। इसमें आपका पर्वत निर्माणकाली बल, अपरदन निक्षेपण आपके किस में होता है,
ये बाहरी में होता है, जैसे नदी के कारण हो रहा है, पवन के कारण हो रहा है, समुद्री तरंग के कारण हो रहा है और हिमनद के कारण हो रहा है। यही चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है। अर्थ का मूवमेंट सबसे पहले हम एंडोजेनिक फोर्सेस देखेंगे, जिसमें सडन फोर्सेस मतलब जो अचानक हो जाते हैं, जैसे आपका अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड। डिस्ट्रोपिक फोर्सेस में बिल्डिंग, माउंटेन जो होते हैं आपके इसके हैं। फिर उसके बाद एक्सोजेनिक में आते हैं आपके इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन किसके किसके कारण हो सकता है? रिवर्स के कारण हो सकता है, वाइंड के कारण हो सकता है, विंड के कारण हो सकता है, आपके ग्लेशियर के कारण हो सकता है और सी वेव्स के कारण हो सकता है। उनमें से सबसे पहले हम देखेंगे आपका क्या, ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो। वोल्केनो क्या होता है? भूप्रपटी पर खुला एक ऐसा क्षेत्र जिससे पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं। अब वोल्केनो वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। देखिए ये जैसे आपका क्या हो गया, वोल्केनो। यहाँ से अंदर का पार्ट है, बिल्कुल जैसे पर्वताकार, यहाँ पर थोड़ा सा अगर स्पेस होगा, यहाँ से मोल्टन मेंटल क्या हो जाएगा आपका, पूरा बाहर आ जाएगा। बाहर आके ऐसे इधर हो जाएगा। इसी कारण आपने पढ़ा होगा इसके पिछले चैप्टर में, इनसाइड ऑफ द अर्थ में, जिसमें आपको रॉक बनते हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, किसकी वजह से बनते हैं? वोल्केनो की वजह से। जो मैग्मा अंदर से बाहर निकलता है उसकी वजह से। ये देखते हैं गैसों के राख, क्रेटर, निकास, लावा, पर्वती, मेंटल, मैग्मा, कोस्ट, इस तरह से आप देख सकते हैं। यह पृथ्वी की अंतर्जनिक बल का परिणाम। ये किसकी वजह से होता है? आपके एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से आपके वोल्केनो होता है। फिर दूसरा आता है आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक किसे कहते हैं? When the lithospheric plate move, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around the earth. These vibration are called earthquake. स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाला जो कंपन होता है, जो आपका स्थल मंडलीय प्लेटें हैं, वो बिल्कुल तरह से क्या होती है, मूव होती हैं, और जो हमारा सरफेस वो क्या होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। इस वाइब्रेशन के कारण जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हैं, ट्रेवल होती हैं, वही क्या कहलाता है? आपका अर्थक्वेक कहलाता है। फिर अर्थक्वेक के बाद अगला टर्म आता है फोकस। क्या होता है? यानी उद्गम केंद्र। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। ऐसा प्लेस मतलब आप ये समझ जाइए कि जहां से हमारा भूकंप स्टार्ट होता है। मान लीजिए कि भूकंप का पॉइंट ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से फैलते 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 आपके चारों तरफ ऐसे फैलना स्टार्ट हो, ठीक है? ये फैलेंगे, ठीक, नॉर्मल से। ये किसके अंदर रहता है? ये सरफेस के अंदर। फिर ये सरफेस के बाहर भी ऐसे फैलता फैलता ऐसे चला गया, ठीक है? तो ये वाला जहां से पॉइंट स्टार्ट होता है वो पॉइंट आपका कहलाता है फोकस, ठीक। पर इपिसेंटर क्या कहता है? उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसका निकटतम स्थान, इस निकटतम स्थान भाग पर सर्वाधिक हानि होती है। द प्लेस ऑफ द सरफेस ऑफ द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। ऐसा होगा फोकस के जो सबके पास में, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला जो सरफेस के ऊपर भी हो, ये वाला यहाँ पर सरफेस के ऊपर भी होगा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यहीं पर नुकसान होगा, तो वही कहलाता है आपका एपी सेंटर। इसमें देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? ये आपका फोकस हो गया, ये वाला पॉइंट, ये आपका एपी सेंटर हो गया। यहाँ पास सबसे ज्यादा, क्योंकि यही पास में है, सबसे ज्यादा ये नुकसानदायक है आपका ये एपी सेंटर। फिर प्लेट की बाउंड्री हो गई। सिस्मिक वेव रेडिएट आउटर ऑफ द डायरेक्शन। मैं आपको बता दूं, सिस्मिक वेव आपका भूकंप नापते हैं, भूकंप नापने की मशीन क्या है? सिस्मिक, ठीक है? आगे टर्म आपका आएगा सिस्मोग्राफिक जिसे कहते हैं, और उसमें आपका एक रिक्टर स्केल होता है जिससे आप भूकंप की मैग्नीट्यूड को नापते हो, कितना तेज है कि कितना स्लो है, ठीक है? हमारे जो भूकंप होते हैं तीन टाइप्स के, पीएसएल, एक होता है पी, एक होता है एस, एक होता है प्राइमरी। मतलब ये सबसे, मान लो कि पहला होता है, इसमें ज्यादा हानि नहीं होती, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है? दूसरा होता है एस, जो ट्रांसवर्स होता है, और तीसरा आपको होता है एल, जो कि वेव्स कहाँ होती है? सर्विस वेव कहलाती है आपकी। सबसे खतरनाक एल। एल का मतलब इसको कहा जाता है लव, ठीक है? चाहे आप इसमें देख लीजिए लव, चाहे आप अपने रियल लाइफ में देख लीजिए, प्यार वार सब ऐसे ही है, ठीक है भैया? पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बनो, आईएएस वाईएएस बनो, तो काम हो। इस तरह से तीन टाइप के होते हैं, पी, एस और एल, ठीक। इसके बाद ये नॉर्मल अर्थक्वेक जो हमारे भुज में आया था उसके बारे में बताया। भुज में भूकंप के झटके जब आपको मिले थे 26 जनवरी 2001 को, भुज
तर में रिएक्टर स्केल पर 3.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। सबसे ज्यादा यहाँ पास स्कूल में प्रभावित हुआ था। देखते हैं कि ये भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे हम भूकंप लेखी कहते हैं। क्या कहते हैं आप? सिस्मोग्राफ। ठीक है। द अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ अ मशीन इज नोन एज द सिस्मोग्राफ। ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? भूकंप लेखी। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से नापी जाती है। आपको ये पता होना चाहिए। रिक्टर जो स्केल होता है आपका, रिक्टर स्केल, उससे क्या नापते हैं? इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ, मतलब कितने तेज आ रहा है, कितना स्लो है। एन अर्थक्वेक 2.0 लिस्ट कैन बी फील्ड ओनली द लिटिल। जो जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 की होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वो बहुत शक्तिशाली होता है। जिसकी तीव्रता 7 पॉइंट अथवा अधिक होती है वो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। देखिए नॉर्मल स्केल होता है ना, स्केल का है ऐसे पार्ट है। 2 हुआ तो चलो नॉर्मल है, 5 से आ गया तो भैया थोड़ी खतरनाक, 6 आ गया तो मतलब अब तो आपने, 7 आ गया तो सबसे खतरनाक 7। ठीक है। ये मापने का क्या है आपका। फिर अगला देखते हैं अपन क्या होता है मेजर लैंड फॉर्म्स। कौन कौन से लैंड फॉर्म है, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टर्म वेदरिंग। क्या होता है? जिसे हम कहते हैं अपक्षय। ठीक है। ये देख सकते हैं वेदरिंग प्रोसेस, इरोजन की प्रोसेस, डिपोजिशन की प्रोसेस। ये क्या है? डिनोडेशन यानी आच्छादन जिसे कहते हैं। सबसे पहले आपका आता है वेदरिंग। वेदरिंग कहलाता क्या है? अपक्षय। पृथ्वी की सतह पर सैलों का टूटना। जो आपकी अर्थ होती है ना, उसमें अगर आपके जो रॉक्स होते हैं, ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, जो आपके रॉक्स देखते हैं ना, जो अर्थ सरफेस पर आप टूटते हैं जो रॉक्स, उन्हें क्या कहते हैं? वेदरिंग कहा जाता है। ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो आपकी रॉक्स होते हैं वो ब्रेक होकर टूट जाते हैं, उन्हें क्या कहलाता है? आपका वेदरिंग कहलाता है। फिर होता है आपका अपर्दन। अपर्दन भूदृश्य पर जल, पवन एवं हम जैसे विभिन्न घटनों के द्वारा होने वाला क्षय। द वेदरिंग अवे फ्रॉम द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। जो ऐसे चीजें जहां पास मान लीजिए ये आपका पूरा पत्थर, ये सिर्फ साइड साइड से हवा के कारण, पानी के कारण जो वहां से छोटे छोटे पत्थर और वो कण कण उसके टूटते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका इरोजन प्रोसेस। फिर होता है आपका डिपोजिशन, अवसादों का एकत्रीकरण, रिगेशन ऑफ द सेडिमेंट। जैसे छोटे छोटे टुकड़े टूट के आए तो एक जगह आपके जमने लगे। ठीक है। वही जो एक इकट्ठा होने लगते हैं वही क्या कहलाता है? आपका डिपोजिशन। फिर अनच्छादन क्या कहलाता है? डिनोडेशन। इस सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से अनच्छादन, इन्हीं सब क्रियाओं को, मतलब वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, अगर इन्हीं सभी क्रियाओं को क्या कहा जाता है आपको? डिनोडेशन की प्रोसेस। तो डिनोडेशन की प्रोसेस में कौन 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 सा आता है आपका? वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। ये देख सकते हैं वेदरिंग कैसे हो रही है। यहाँ पास ये फ्रिज था, फ्रिज में वेदरिंग होने की वजह से यहाँ पास ये देखिए धीरे धीरे यहाँ पास ये इरोजन वाली प्रोसेस है ये हो रही है, और ये आपकी डिपोजिशन, ये आपकी डिपोजिशन की, ये भी आपकी डिपोजिशन का पार्ट है। ठीक है। देखिए वेदरिंग और इरोजन में क्या क्या कॉमन है। द प्रोसेस ब्रेकिंग द रॉक, large rock into a smaller rock time is known as weathering. Erosion, the movement of the weather rock and soil from one place to another. ये आप समझ जाइए डिफरेंट। तो जो बड़े से रॉक होते हैं वो छोटे छोटे रॉक में टूट जाते हैं टाइम के अनुसार, वो कहलाता है वेदरिंग। और किसी भी मूवमेंट का, वेदर की वजह से होने वाले मूवमेंट, जो रॉक होते हैं, सॉइल होते हैं, वो किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाते हैं, वो कहलाता है आपका इरोजन। ये दोनों किसकी वजह से हो सकता है? विंड, आइस, ग्रेविटी और वाटर की वजह से। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। देयर आर thousands of small waterfall in the world. The highest waterfall is Angel Falls of Venezuela in the South America. विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा वाटरफॉल जिसे कहते हैं। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे के सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात से आपकी नील नदी, जो आपकी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर जो है आपकी नील नदी है, वो आपकी विक्टोरिया झील से ही निकलती है। ठीक है। जाके इजिप्ट में, इजिप्ट साइड से बाहर चली जाती है। ठीक। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो वाटरफॉल है वेनेजुएला में है, जो आपके साउथ अमेरिका का पार्ट है। जैसे कि आप 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में आपका आता है साउथ अमेरिका भी आता है उसमें, जैसे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है।
एरिया वाइज चौथे नंबर का है। तो यहाँ पास विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा आपका, वेनेजुएला। फिर मुख्य स्थल आकृतियां, मेजर लैंडफॉर्म में कौन कौन से हम देख सकते हैं, आपका एक होता है हिम यानी आइस, सी, रिवर और विंड यानी पावर। सबसे पहले देखते हैं रिवर में। रिवर लैंडफॉर्म में क्या होता है, नदी के जल में दृश्य भूमि का अपरदन होता है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। जैसे रिवर से क्या क्या हो सकता है, आपका डेल्टा बनता है, वाटरफॉल आप देख सकते हैं, मेंडर्स देख सकते हैं, ऑक्सबो लेक्स देखते हैं, और फ्लड प्लेन्स होता है। ठीक है, ये देखिए, ये वाटरफॉल है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंजल्स ओवर अ वेरी हार्ड रॉक और डाउन टू स्टीप वैली साइड इट फॉर्म अ वाटरफॉल। जब नदी किसी खड़े ढाल स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे फ्लैट था, ऐसे जाके ऐसे ये गिरने लगा, तो यहाँ पास क्या हो गया, वाटरफॉल कहलाता है। ठीक है, जैसे ये हार्ड रॉक हो गया, यहाँ पास देख सकते हैं आप। फिर एज द रिवर एंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मियंडर्स। ये देख सकते हैं, मियंडर किससे कहते हैं, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हो तो वह मोड़ दार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। ये देखिए, कैसे नदी आती है डांसिंग डसोंग रंगसुंग रंगसुंग करते हुए, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो मोड़ वाला पार्ट है ना आपका, ये कहलाता है आपका, ये देखिए विसर्प यानी मेंडर कहलाता है। डायग्राम में ये देख सकते हैं आप। ठीक है, लेविस कहते हैं, इसे फ्लड कहा जाता है, इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। ठीक है, हाँ। Due to continuous erosion deposition along the side of the meander, the end of the meander loop came closer and closer. And due to course time and meander loop cut off from the rivers and form a cut off lake, also known as the oxbow lake. इन्हें क्या कहते हैं, ऐसे आती गई, फिर ये दूर छोड़ के फिर अपना दूसरे स्थान से बना लेते जगह, तो उसे क्या कहते हैं, जब वो बचा रहता है स्थान उसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। लेक और पॉन्ड में अगर मैं बता देता हूँ, नॉर्मल सी बात है, अगर मान लो छोटी सी आकृति का हो इतना, तो आपका होगा पॉन्ड, मतलब उसमें चारों तरफ से पानी, और वही चीज बड़े आकृति का कहलाएगा तो वो क्या आपका होगा, बिग साइड का क्या होगा आपका, लेक। ठीक है, एट टाइम्स द रिवर overflows in banks that leads to the flooding of the neighboring areas. At its floods, a deposit layer of the fine soils and other material are called known as the sediment along its bank. These leads is formation of the flat fertile flood plain. कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फल स्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। बाढ़ के कारण नदी तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। निक्षेपण यानी आपके डिपोजिशन करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृति मैदान का निर्माण करती, इससे क्या हो जाता है, वहां पास बाढ़कृति मैदान उत्पन्न हो जाते हैं। फिर द राइजेस बैंक आर नोन एज द दिवस यानी तटबंध कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका मेन रिवर्स में, और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, डेल्टा क्या होता है, इसके बारे में। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपोजिट इट्स लोड डिस्ट्रीब्यूटरी फ्रॉम इट्स ओन माउथ, द कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ फ्रॉम अ डेल्टा। इसे मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ। मान लीजिए एक नदी ऐसे बहते हुए आ रही है, ये नदी आपकी बहते हुए आ रही है, ट्रिब्यूटरीज नदी आगे ट्रिब्यूटरीज नदी कहते हैं, जो आपकी मेन नदी से मिलती है। ये नदी किसी मैदानी इलाके में बिल्कुल स्लो है, और यहाँ पास आपका बड़ा सा समंदर है। ठीक है, ये पूरा समंदर है, ये नदी बिल्कुल स्लो है, तो जब बिल्कुल मुहाने मतलब नदी उससे अंदर से मिलने वाली होगी तो 4-5 ऐसे पार्ट में यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि स्लो रहती है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, आपका डेल्टा कहलाता है। जितनी भी ईस्ट साइड में बहती नदियां हमारी, वो सब क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, और एक बनाती है एस्चुरी। एस्चुरी कौन सी नदियां बनाती हैं, जो आपके वेस्ट फ्लो, जैसे नर्मदा, ताप्ती, ये सब कौन सी नदी बनाती है, आपकी एस्चुरी बनाती है। वितरिका अपने मुहाने पर अवसादों का निक्षेपण करती है। सभी मुहानों के अवसादों को संग्रह से डेल्टा करना पड़ता है। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा आपका, सुंदरबन डेल्टा। कहाँ है, आपके वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर समुद्री तरंगों के कार्य, नदी के कार्य, वर्क ऑफ द सी वेव्स के बारे में देखते हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी
वेव्स गिव द राइज ऑफ द कोस्टल लैंडफॉर्म। इससे क्या क्या बनता है आपका, सी केप्स बनते हैं, ये मेरा बनते हैं, स्टैग बनते हैं, समुद्री विगू बनते हैं, और आपका समुद्री बनते हैं। किसके कारण, सी वेव के कारण। चलो एक एक करके डिफिनेशन देखते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती हैं। आपको पता होगा कि जो समुद्री तरंगे होती हैं वो लगातार सैलों से आपके टकराती रहती है, ठीक है, जिससे दरार विकसित होता है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, इससे समुद्री गुफा हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका समुद्र है, समुद्र के पास यहाँ पास कोई एक बड़ा सा पहाड़ टाइप का है, कि समुद्र जाके ऐसे ऐसे टकरा रहा है तो यहाँ पास होल कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल केप जैसा हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, सी केप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, सी केप्स। Sea waves continuously strike a rock, crack develop over the time, they become the larger and wider, thus like caves are formed on the rocks। क्या, समुद्री गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बसती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। As these cavities become the bigger and bigger, only the roof of the caves remain the forming of the sea arch। सी आर्च किसे कहते हैं, जब समुद्री गुफाओं के बड़े होने जाने पर केवल ये स्ट्राइक करते करते इसके आर पार हो गया, सिर्फ ऊपर के रूप बस बचे, उसे क्या कहते हैं आपके, सी आर्च कहते हैं, ठीक है। लगातार अपर्दन तटीय मेहराब को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बसती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ, ओनली वॉल्स लेफ्ट, द वॉल इज, मतलब ये उसके कारण क्या होता है, ये पूरा रूप को भी हमारी जो लहरें आके टकरा टकरा के तोड़ देती है, सिर्फ क्या बचती है आपकी, दीवार बचती। उन्हें उन्हें क्या कहा जाता है आपके, स्टेक कहा जाता है, ठीक। फिर समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर खड़े हुए ऊंचे सैली तट को समुद्री विगू कहते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग द ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी, मतलब कोई वर्टिकली ऐसे खड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, सी क्लिप कहा जाता है। फिर समुद्री तरंग किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस, ठीक। ये देख सकते हैं, ये आपका है सी केव्स, यह बना। फिर ये सी केप्स क्या हो गया, सी आर्च बार बार वहां से जा रहा है तो आर पार हो गया। फिर ये स्टेक बचा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम। आते हैं वर्क ऑफ द ग्लेशियर। जो हमारे ग्लेशियर बनते हैं, ग्लेशियर बनते कैसे आपके, रिवर ऑफ स्लो। जो हमारी नदी होती है वो पूरी तरह ठंडी हो जाती है तो उन्हें से क्या बन जाता है आपका, ग्लेशियर। ग्लेशियर और ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ स्नो, बर्फ की नदियां होती हैं, ठीक है। हिमनद अपरदन द्वारा गहरे गड्ढों का निर्माण करते हैं, जिनमें से पर्वतीय क्षेत्र पर बर्फ पिघलने से जल भर जाता है, जिससे झील का निर्माण होता है। ग्लेशियर कर्व आउट डीप होलो, देयर एज आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद द वाटर, बिकम द ब्यूटीफुली लेक्स इन द माउंटेन्स, ठीक है। जो आपके हिमनद होते हैं वो अपर्दन द्वारा, यानी किसके द्वारा, अपर्दन द्वारा, ठीक है। जो आपके अपर्दन होते हैं उसके द्वारा ये क्या बनते हैं, गहरे गड्ढे का निर्माण कर देते हैं, जिसमें से पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से जो जल जल होता है पूरी तरह भर जाता है, इससे क्या होता है, झील का निर्माण होता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत, मिट्टी आदि निक्षेपण से हिमोड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, आपके ग्लेशियल मोरैंस का। The material carried by the glacier such as rock, big, small sand, silts आपकी get deposited, the deposit form of the glacier morass। फिर वर्क ऑफ द विंड में देखते हैं, रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। एक्टिव एजेंट ऑफ द इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज नोन एज विंड, ठीक है। रेगिस्तान में छत्रक के आकार के सैलों के छत्रक सैल कहा जाता है, जिनका निचला आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होता है। इन द डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम्स, कॉमनली इज कॉल्ड मशरूम रॉक्स। Wind erode the lower sections of the rock more than upper parts, therefore such rocks have the narrower base and wider। फिर पवन निक्षेपण के द्वारा एक पहाड़ी नुमा आकृति बनती है, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंड डून्स कहा जाता है। बालू कणों के विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपण से लोएस मैदानों का निर्माण होता है, जो प्रमुखतः चीन में पाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, आपके चीन में पाए जाते हैं लोएस, ठीक है। देख सकते हैं आप, मशरूम रॉक इस तरह होती है आपकी, वो ने देखा होगा रेगिस्तान साइड में जोगन्स के कहते हैं, डिमोसिस कहते हैं, ये और दांग कहते हैं। इस तरह से आपका चैप्टर 3 भी फिनिश होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे इसी यूट्यूब चैनल में, जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ क्लास 6 की कंप्लीट हो चुकी है, 7 चल रहा है, 8 कंप्लीट हो गई है, 9 चल रहा है, ठीक है। 6 to 12 तक की हमारी पूरी ज्योग्राफी हम आपको इसी चैनल में पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ज्योग्राफी के बाद आपकी
पॉलिटी की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं जल्द से जल्द, पॉलिटी और आपकी हिस्ट्री, ठीक है। और फिर आपकी इकोनॉमी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। खूब पढ़ाई करते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।